your idea, you have to believe in yourself के जो आप काम कर रहे हो that will eventually scale and will eventually be something which people around you will start using. So वो first of all, inner belief, your self belief is more important as compared to other people believing it. Once you believe in your idea, eventually with your progress, with your growing customer base, with your revenues and everything, everybody will start to believe in your idea. जी सर, डेफिनेटली सर ऐसे ही। सर जब आपने bookme.pk स्टार्ट किया था तो इसके पीछे बैक एंड पे क्या इंस्पायरेशन थी, और आपने क्या कभी सोचा था कि एक इसको नेक्स्ट स्टेप पे जो आज जिस स्टेज पे आज bookme.pk है इस लेवल तक लेके जा पाएंगे या नहीं लेके जा पाएंगे? सही। सो डे वन पे जब आप आइडिया कुछ भी सोचते हो ना, उसको कभी भी ये ना मतलब एज एन एंटरप्रेन्योर हमेशा ये सोचो कि यार ये कल को $1 बिलियन कंपनी कैसे बनेगी, और अगर आपको वो लग रहा है कि वो नहीं बन सकती तो उसको ना स्टार्ट करें। अगर आपको लगता है, बिलीव है कि ये $1 बिलियन कंपनी बन सकती है जिसको करोड़ों लोग आने वाले वक्त में इस्तेमाल कर रहे होंगे अपनी डेली लाइफ में, ओनली देन स्टार्ट योर आइडिया। बिकॉज अगर कोई एक छोटे सा सेटअप बनाना है और उसको इवेंचुअली वो तो कोई भी एक आम सेटअप जो है ना, कोई दुकान भी आप कर लेंगे, कोई कन्वेंशनल बिजनेस कर लेंगे तो भी आप उतना कमा लेंगे। सो आपको इसको ऐसे कह लें कि आपको जो है वो हमेशा बहुत ज्यादा बड़ा सोचना है, और बड़ा सिर्फ सोचना नहीं है, ये भी मेक श्योर करना है कि वो मार्केट वाकई इतनी बड़ी है कि कल को आने वाले टाइम में 6 साल 8 साल 10 साल डाउन द लाइन वो $1 बिलियन कंपनी बन सकती है। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आइडिया के लिए। ऐसा ही है सर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द मेन थिंग to be considered while developing a model or minimal viable product? ठीक है, MVP की बात कर रहे हैं हम। सो MVP बेसिकली यार कोई भी ऐसी चीज जो एक, अब इसको ऐसे कह लो कि एक बेसिक नेसेसिटी या नीड फुलफिल कर दे। इसको मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ, वो ज्यादा आसान हो जाएगा वैसे, क्योंकि मेजॉरिटी लोग मुझे लग रहा है कि शायद मेडिकल बैकग्राउंड से तो टेक वाली चीज को मे भी उस तरह से नहीं समझ रहे होंगे। सो बेसिकली ऐसी कोई चीज, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ग्रोसरी का कोई जो है वो फॉर एग्जांपल कोई सर्विस है जो आपने घर फॉर एग्जांपल ग्रोसरी पहुंचा रहे हैं। सो आप कहने का मकसद है एक ऑर्डर जो है वो फोन के ऊपर भी ले सकते हैं, एक ऑर्डर आप जो है वो एक वेबसाइट के एक फॉर्म के ऊपर भी ले सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि बहुत दुनिया की कोई बेहतरीन एप्लीकेशन बना लो और उसको उसके ऊपर पहले उसको डिजाइन और वो सारा कुछ करो और उसके बाद आप सर्विस को स्टार्ट करो। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी बेसिक थिंग और सी के लोगों को उस चीज की जरूरत भी है कि नहीं। अगर फॉर एग्जांपल उसको लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग उसके ऊपर रिटेन है और बार बार उसको यूज कर रहे हैं, रिपीटेड कस्टमर्स हैं आपके पास, then you start to add value to it, then you start adding features to it, then you start adding more and more you can say options customers के लिए, ताकि वो उस चीज के ऊपर बार बार आके ट्रांजैक्ट करें फॉर एग्जांपल। तो अगर आपकी जो एक MVP एक बड़ा सब्जेक्टिव सा मैटर है, बट कोई भी चीज कभी भी परफेक्ट नहीं होती। अगर वो परफेक्ट होती तो कभी भी फेसबुक का आए दिन कोई नया वर्जन ना आता, कोई नई अपडेट ना आ रही होती, कोई विंडोज XP फॉर एग्जांपल हम यूज कर रहे होते या 98 यूज कर रहे होते, विंडोज 7 या 10 आने की कोई जरूरत नहीं थी फॉर एग्जांपल। सो देयर इज अ कांस्टेंट एवोल्यूशन प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनी। आपको मार्केट के साथ देखते हुए चीजों को इम्प्रूव करना होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल कह लें कि मैं डे वन पे सबसे परफेक्ट चीज बना लूंगा, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। वो आपको विद टाइम ही इवॉल्व करनी होती है। तो जितनी जल्दी हो सकता है मार्केट जाके अपनी प्रोडक्ट को टेस्ट करें, और अगर आपकी प्रोडक्ट काम कर रही है फिर उसको एक्सपैंड करें, नहीं तो उसको अगर वहीं पे ही आपको लग रहा है कि नहीं एक्सेप्टेबिलिटी आ रही तो उसको ट्वीट करें आइडिया को, या ऑल टुगेदर कोई नई चीज को सोचें और उसके ऊपर काम करें। ठीक है सर। उम्मीद करते हैं कि हमारी ऑडियंस को जो आपका एक्सपीरियंस है उससे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। सर मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आफ्टर डेवलपिंग द प्रोडक्ट मॉडल हाउ यू एनालाइज मार्केट डिमांड टू अचीव द नेक्स्ट लेवल? So once again मैंने जब पिछले वाले सवाल में प्रॉब्ली इसका आंसर दिया कि once you see कि you have paying customers और वो रिपीट हो रहे हैं, रिपीट बायर्स हैं, उनका एक पैटर्न है आपके साथ और वो स्टिकीनेस है एंड ऑल दैट,
obviously then you start adding more and more features, more and more value, more categories, more options, ये सारी चीजें जब वो एक स्टिकीनेस आ जाती है, कस्टमर बेस आपकी बनना शुरू हो जाती है, मार्केट में आपकी प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी होनी शुरू हो जाती है, देन यू स्टार्ट टू ऐड मोर फीचर्स। जी ठीक है सर। सर आइडिया के बाद जो है ना सबसे जो स्टार्टअप के अंदर मुश्किल काम होता है ना, जो मैं समझता हूँ वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का होता है। तो सर उसको किस तरीके से हमें जो है ना एक लेके चलना चाहिए? देखो यार उसमें दो तीन चीजें, एक तो फॉर एग्जांपल इफ यू आर समबडी हु इज नॉट अ टेकी या कोई टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है, जी सर। then you so basically try finding somebody who is a technology expert or who is really good at development. जी अगर आपकी अपनी एक्सपर्टीज नहीं है, try finding somebody जिसकी ये एक्सपर्टीज हो और add them as a co-founder of the company. कभी भी उसमें ग्रीडी ना हो कि फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी को ऐड करूंगा तो मेरे जो शेयर्स हैं कंपनी के वो तो कम हो जाएंगे। अल्टीमेटली अगर कंपनी की वैल्यू ₹1 की होगी तो उसको जितने मर्जी लोग शेयर कर लें वो कोई अपना मैटर नहीं करता। एट द सेम टाइम अगर कंपनी की वैल्यू फॉर एग्जांपल $1 बिलियन है तो उसमें अगर आपके पास 10% भी है तो दैट मींस कि यू हैव अ लॉट ऑफ मनी टू प्ले विद। जी सो सर। इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर फॉर एग्जांपल एक देखो अगर आप इक्विटी दे रहे हैं या उसको को फाउंडर के तौर पे लेके आ रहे हैं और उसके साथ आप शेयर करें इक्विटी, तो आप अल्टीमेटली जो है वो अपने आप को बिल्कुल डिल्यूट करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। It's basically good कि more people are sharing a same or similar risk. So सब लोग जितने ज़्यादा लोग आपके साथ उस रिस्क में शेयर होंगे उतना मुश्किल होगा आपको गिराना, बिकॉज ज़्यादा लोग उसको कोशिश कर रहे होंगे कि वो ना गिरे। सर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद जो है ना सर सबसे जो बड़ा मसला होता है वो इन्वेस्टमेंट का होता है, फाइनेंसेस का होता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो है ना बाकी कंट्रीज की निस्बत भी ये जो फाइनेंस का प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा है। सर इसका क्या हल है कि हम किस तरह से जो है ना इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर सकते हैं? आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए? So talking about investment, अभी तो यार कंसिडरिंग द कोरोना क्राइसिस एंड ऑल, आई बिलीव कि अभी अगर आप फॉर एग्जांपल उस स्टेज पे जहाँ पे आप बिल्कुल आइडिया को थिंक ओवर कर रहे हैं, सो इट्स बेटर मे बी उसको थोड़ा सा आप जो है वो डिले कर लें या पॉज कर लें, बिकॉज आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। जनरली ग्लोबली रिसेशन की वजह से चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा कह लें कि इकोनॉमिकली जो है वो चीज़ें उस तरह से नहीं होंगी। सो स्टार्टअप्स को प्राइमरली हिट पड़ेगी बिकॉज इट्स अ हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट। सो इन टर्म्स ऑफ startups, there'll be a lot of difficulty finding the right investor or finding even any kind of investment. So उसमें ये है कि अभी तो थोड़ा सा कोशिश करें कि उसको अंडर द रेडार चले जाए। अगर आप फॉर एग्जांपल ऑलरेडी मार्केट में और आपकी प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है, देन अपने आप को ट्राई करें कि जितना देर तक सस्टेन कर सकें करें। ये तो हो गया करंट सिनेरियो के अंदर बात। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल जनरल पर्सपेक्टिव में बात करें, यार एक बड़ी सीधी सी बात है कि as long as you have paying customers, as long as your product is you can say product market fit right है और आपके revenue steady और growing है, तो कोई reason ही नहीं है why would somebody not want to invest in your company। अगर आपके पास revenue नहीं है, आपके paying customers नहीं है और आप कह रहे हो कि मेरी product बहुत शानदार है, nobody will come and invest in your company। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि लोग उस चीज़ को पसंद भी करें, लोग उस चीज़ को इस्तेमाल भी करें कि नहीं। अगर कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा तो जितनी मर्जी आप कह लें कि अच्छी प्रोडक्ट है, वो कभी भी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट नहीं करेगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास रियल कस्टमर पेइंग कस्टमर्स हों और आपकी प्रोडक्ट जो है वो आप कह लें कि उसके अंदर उसका रेवेन्यूज वगैरह बड़े स्टडी हो और ग्रोथ मंथ ऑन मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरी मंथ कितना ग्रो कर रहे हैं, पिछले महीने से अगला महीना कितना बिजनेस ग्रो किया। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर ये सारे हैं तो कोई रीजन नहीं है कि कोई क्यों नहीं आएगा आपके पास, बट द सेम टाइम उस चीज को उस जगह तक पहुंचाना भी तो है। बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर ऐसा होता है जो आपको अर्ली स्टेज में करता है, बट उसमें इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा ये है कि बैकग्राउंड क्या है फाउंडर का, क्या पहले फाउंडर कोई सक्सेसफुल कंपनी बना चुका हुआ या फाउंडर का ये एक्सपीरियंस है कि कोई इस तरह की कंपनी फॉर एग्जांपल जो है वो
क्या कहना चाहिए उसमें, फॉर एग्जांपल उसका कोई इस तरह की सिमिलर कंपनी बिल्डिंग का कोई एक्सपीरियंस हुआ था को फाउंडर और इवन एज अ की टीम मेंबर फॉर एग्जांपल, तो वो बहुत सारे फिर और फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जी सर, ठीक। सर ये जो स्टार्टअप जर्नी है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल सफ़र है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहिए होती है। तो सर व्हाट हैड बीन द चैलेंजेस इन bookme.pk जर्नी टू डेट एंड हाउ यू डेल्ट विद देम? So it's difficult, yes, there is no doubt about it, but यार जिस चीज के पीछे आप मतलब जिस चीज को जिस पे आप बहुत ज्यादा बिलीव कर रहे हो, जिस चीज के ऊपर या जिस चीज को आप बहुत ज्यादा आप कह लो कि इसको जिस चीज पे आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो और उसको आप दिन रात मेहनत करके बनाते हो, no मैटर जो भी मुश्किलात आती हैं बंदा गुजर जाता है उस चीज से, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है और मुश्किलात लगती भी नहीं है इतनी ज्यादा, पार्ट ऑफ रूटीन पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है। जनरली हमारे बड़े जो है वो जनरल जो कन्वेंशनल बिजनेस है वो भी सिमिलर ट्रबल से गुजरते हैं, बट एंटरप्रेन्योर में थोड़ा सा ये होता है तो उसका स्केल थोड़ा सा स्टार्टअप का उसकी कोशिश होती है कि वो ग्लोबल नहीं तो एटलीस्ट अपनी कंट्री लेवल तक जरूर उसको एक्सपैंड कर सके सर्विस को। जी सर। जो कन्वेंशनल बिजनेसेस हैं वो एक सर्टेन सिटी या बड़ी एक लिमिटेड लोकेलिटी के अंदर ही रहते हैं। सो उसको ऐसे कह लो कि हार्डशिप्स बिल्कुल आती हैं, बट एज लॉन्ग एज यू आर डिटरमिन्ड, एज लॉन्ग एज यू रियली बिलीव इन द आइडिया, वो मुश्किल नहीं लगती, गुजर जाती है। मतलब कोई ऐसा मतलब और पार्ट ऑफ लाइफ बन जाती है, आप उसके आदी हो जाते हो कि ये रोज का काम है, ये तो होना ही है। जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ bookme.pk? सो बेसिकली वी इसको ऐसे कह लो यार, 7 साल पीछे चले जाते हैं। जी सर। 7 साल पहले जब आप बस की टिकट लेने जाते थे हाँ तो आपको एक अड्डे पे पर्ची नुमा एक चीज पकड़ाई जाती थी जिसपे आपका सीट नंबर जो है ना वो लिख के उसके ऊपर दायरा लगा देते थे और साथ अपना आपकी टिकट की कीमत भी बॉल पॉइंट से लिख देते थे और आप बस में बैठ जाते थे जाके। सो ये हो रहा था आज से 7 साल पहले। फास्ट फॉरवर्ड और बेसिकली जो टिकट पे कीमत लिखी हुई है वही है, दैट्स इट। सीट नंबर जो लिखती है वही है, दूसरी सीट नंबर नहीं मिल सकती आपको। सो फास्ट फॉरवर्ड 7 इयर्स फॉर एग्जांपल, अभी की बात कर लेते हैं। आज आप मोबाइल ओपन करते हो, अपना जितनी भी आपके पास जो है वो बस कंपनीज है वो सारी लिस्ट हो जाती है। हर बस कंपनी कोई ना कोई डिस्काउंट दे रही है, कोई प्राइस किसी ने 35% रिड्यूस किया हुआ, 25% किया हुआ, और वो सिर्फ बुकमी पे टर्मिनल के ऊपर पूरी प्राइस है। फिर आप वो प्राइस अपनी मर्जी की सिलेक्ट करके आप आगे चले जाते हो, देखते हो कि कौन सी सीट अवेलेबल है, कौन सा टाइम अवेलेबल है, टाइम की बेसिस पे प्राइसिंग हो रही है। फिर सीट आप मर्जी की, आप कहते हो फॉर एग्जांपल सीट नंबर 4 पे बैठना है फॉर एग्जांपल, तो वो सीट नंबर 4 आपको नजर आ रही है अवेलेबल है और वो कोई फेवरेटिज्म नहीं है, आपको बाय करने के लिए मिल रही है। आप डिटेल पुट करते हो, अपनी मर्जी का पेमेंट मेथड डालते हो, फॉरन टिकट आपके सामने आ जाती है मोबाइल के ऊपर, टर्मिनल जाते हो, सीधा बस के अंदर बैठ जाते हो या मैक्सिमम है तो उसके काउंटर से टिकट का प्रिंट ले लेते हो। सो ये 7 साल में ये डिफरेंस है आपके कन्वेंशनल जो आप पहले करते थे उसमें और अभी में। आपको पहले कोई पता नहीं होता था कौन सी बस मिलेगी नहीं मिलेगी, अड्डे पे जाते थे, जाके अपना जो है वो पता करते थे यार कोई सीट है कि नहीं है, जो सीट पे आपको बिठा दिया जाता था आप खुशी खुशी बैठ जाते थे, जो प्राइस आपको बोल दी जाती थी उसी प्राइस पे आप पे कर लेते थे। सो इस सारे पीरियड के अंदर एक कस्टमर बहुत ज्यादा एम्पावर हुआ एज कम्पेयर टू जो पहले उनके पास जो कुछ था, आज उसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, वो बहुत ज्यादा एम्पावर्ड है। सो बुकमी ने पिछले 6-7 सालों में इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को ना सिर्फ डिजिटाइज किया बल्कि मतलब इनको आप कहने के जैसे कंप्यूटराइज किया, पूरा इनको ऑनलाइन लेके आए, बल्कि इनकी वेरिएबल प्राइसिंग इनकी शुरू किया। सो वेरिएबल प्राइसिंग का मतलब हर बस की सीट जो है वो डिफरेंट प्राइस में मिल रही है और वो कीमत जो है वो सिर्फ बुकमी पे अवेलेबल है, वो किसी और जगह यानी कि बस के टर्मिनल के ऊपर अवेलेबल नहीं है। तीसरा ये किया है कि जितना भी पाकिस्तान में पॉपुलर एप्स है, फॉर एग्जांपल इजी पैसा, जाज कैश, जितने पाकिस्तानी पॉपुलर बैंक्स हैं, HPL, अल-फलाह, मीज़ान, सुमेरी, ऑल दीज बैंक्स, और इवन अब तो दराज भी। सो बेसिकली जितने भी इस तरह के पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं उन सारों को API एक्सेस दिया है, यानी उनको ये एक्सेस दिए कि वो अपनी
अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो टिकटिंग की सर्विस अपने कस्टमर को ऑफर कर सके। सो आप इसी पैसे आप खोलें, आपके सामने टिकट्स की ऑप्शन आती है, आप जैज़ कैश खोलें, आपके सामने पहली जो देखे ना वो बस टिकट्स का, तो वहीं से आप सारी अपना प्रोसेस अपनी मर्जी का करके और उसके बाद आप जो है वो हमने टिकट बाय कर लेते हो। सो ये जो पूरा यानी कि नेटवर्क या इकोसिस्टम कैले बनाना, ये भी सारा हम लोगों ने बुकमी ने बैकएंड पे किया था कि आपको बुकमी का नहीं पता या आप बुकमी को फॉर एग्जांपल नहीं जानते हो, आप बैंक की ऑनलाइन सर्विसेज यूज कर रहे हो या आप इजी पैसा या मोबाइल वॉलेट को यूज करते हो, तो वहां पे ही आप सारा एंटायर प्रोसेस कर लो बजाय आप किसी वेबसाइट या ऐप पे करो। जी सर एक्चुअली मैं भी मोबी कैश के जरिए जो है ना bookme.pk से टिकट वगैरह परचेज करता हूँ। तो सर ये एक जो है ना बड़े अच्छी जैज़ बात कैश। कि एक जी सर जैज़ कैश के जरिए कि आप लोगों ने सर डिजिटलाइज कर दिया है इसको। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, व्हाट आर योर एक्सपेंशन प्लान इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एंड ज्योग्राफी आफ्टर दिस क्रिटिकल सिनेरियो? सो बेसिकली हम लोगों ने एक रिसेंटली सर्विस लॉन्च की जिसको हम कहते हैं बुकमी कार्गो कह रहे हैं। सो कन्वेंशनल जो आप कोरियर सर्विसेज की बात कर लें, जैसे फॉर एग्जांपल टीसीएस है, पाकिस्तान पोस्ट है, लेपर्ड है, इस तरह की और सारी कंपनीज हैं। सो वहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको कुछ कोरियर करवाना है एक सिटी से दूसरी सिटी, तो अभी क्या होता है कि आप उसके कोरियर के ऑफिस जाते हो, कोरियर कंपनी के ऑफिस जाते हो, वहाँ जाके अपनी चीज बुक करवाई, उसके बाद वो अगले दिन नहीं पता किस टाइम पे अगले बंदे को अगले दिन रिसीव होती है या उससे अगले दिन होती है। और अगर फॉर एग्जांपल जो है वो बीच में वीकेंड आ गया या पब्लिक हॉलिडे आ गई तो वो मजीद डिले हो जाएगी। इस सारे को काउंटर करने के लिए हम लोगों ने जो सिस्टम बनाया वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपको लाहौर से इस्लामाबाद कुछ भिजवाना है, आप अपने मोबाइल से जो भी इस्लामाबाद की ड्रॉप ऑफ लोकेशन है वो डालते हो कि यहाँ पे पहुँचानी है चीज़, आपकी करंट लोकेशन ऑटोमेटिकली आ जाती है, वो भी चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। 4-5 मिनट में, 2-3 मिनट में एक राइडर आपके लोकेशन पे आ जाता है, आपसे पैकेज लेते हैं और आपको रियल टाइम मोबाइल पे नजर आ रहा है वो आपका पैकेज कहाँ चला गया, जिधर जिधर आपका पैकेज जा रहा है आपको मोबाइल पे नजर आ रहा है। वो फॉर एग्जांपल कलर का हार से गुजर रहा है, भेरा से गुजर रहा है, वो आपको नजर आ रहा है। 6.5 घंटों में वो पैकेज आपकी करंट लोकेशन से अगले के घर तक, अगले के गेट के ऊपर पहुंचा होता है। रियल और टाइम उसकी जो ट्रैकिंग के साथ, प्राइसिंग रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ 6.5 घंटे के, 6.5 घंटे का मतलब अगर आप अपनी गाड़ी खुद घर से निकालेंगे तो शायद इतनी देर में पहुंच सकते। जी सर बिल्कुल, इससे तेज नहीं पहुंच सकते लाहौर से इस्लामाबाद। और उसकी जो प्राइसिंग है वो जो लीडिंग कोरियर कंपनी आपको ओवरनाइट डिलीवरी का चार्ज करती है, जो आप उनके ऑफिस जाके जमा कराते हैं और अगले दिन या छुट्टी आ जाए तो उससे अगले दिन जमा होता है, कस्टमर को मिलता है, कोई रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ नहीं। हम उससे 10 रुपए कम चार्ज करके आपके घर से अगले बंदे के घर तक पहुंचा रहे हैं। सो ये सर्विस रिसेंटली लॉन्च की है, उसको अभी 3 सिटीज में एक्सपैंड किया है, जिसमें लाहौर, इस्लामाबाद और कराची। उसके बाद इसको छोटे शहरों में मजीद अब लेके जा रहे हैं, जिसमें मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, ये कुछ सेकंड टीयर सिटीज और उसके बाद साहिवाल का भी डेफिनेटली नंबर आएगा। सो ये सर्विस जो है वो बेसिकली आप कह लें कि कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ एक आम बंदा जो कि पहले घर से निकलता था सिर्फ इस कोरियर वाली हेडेक को करने के लिए, अब वो सारा खत्म हो जाता है। दूसरा बस कार्गो वाला भी अगर सिमिलर एक वो मसला था कि बस पे टर्मिनल पे जाके जमा करवाना है, फिर टर्मिनल से पिक करना है, वो भी अब उसको नहीं करना पड़ेगा, उसको तकरीबन उतने पैसों में ही घर से घर तक जो है वो पैकेज डिलीवरी मिल जाएगी और क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ मिल जाएगी। जी सर ठीक है। सर मेरा आपसे जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द साहिवाल? सही यार, मैं क्योंकि खुद साहिवाल से हूँ, यहीं से आया हूँ, यहीं पे कह लो कि पैदा हूँ, आगे अपना पढ़ा हूँ सारा इधर। बेसिकली हम लोग पता नहीं क्यों अपना साहिवाल वाले बाय द वे जितने भी मैंने बड़े अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट या बहुत अच्छी कह लो के जगहों पे बैठे देखे साहिवाल के लोग जो हैं, तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करो कि यार आप साहिवाल मतलब एक कुछ छोटे शहर से हो या कोई फॉर एग्जांपल आपके पास लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। हाँ ये जरूर थोड़ी सी आप कह लो कि प्रॉब्लम है कि आपको लेटर ऑन फिर भी कोई करियर के सक्सेस के लिए या सर्टेन कोई ऐसी कंपनी है जो कि पाकिस्तान के सेंट्रल में होना डिमांड करती है, जिस तरह फॉर एग्जांपल बुकिंग है। तो ऐसी अगर कोई सर्विस है आपकी तो वो तो मजबूरी है कि आपको सेंट्रल के अंदर जाके बैठना है।
बाकी अगर देर आर सर्टेन सर्विसेज जो आप इवन साइवल में बैठ के ऑपरेट कर सकते हो, ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत कम है एज कम्पेयर टू बिगर सिटीज। प्लस साइवल का मैं एक एडवांटेज बताऊं, जो पहली मेरी कंपनी थी मैक्रोपाथ सॉल्यूशंस के नाम से, वो साइवल में ही सारी बनाई और वहीं से हम बड़ा अच्छा कर रहे थे। उसमें एक बहुत अच्छी बात ये थी कि साइवल में आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है, कुछ लोग ऐसे हैं जो साइवल नहीं छोड़ के जा सकते अपने पेरेंट्स की वजह से या अपने घर की कोई और फैमिली की मजबूरियों की वजह से। सो ऐसे जो लोग हैं जो कि साइवल नहीं छोड़ सकते, वो उनके पास अपॉर्चुनिटीज बड़ी लिमिटेड है। तो अगर आप उनको यहाँ बैठ कर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हो तो वो आपसे आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टिक करते हैं। मैं बुकमी की एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग जो मेरी माइक्रोपाथ सॉल्यूशंस वाली कंपनी के की बंदे थे काम के, वो अब बुकमी के अंदर भी काम कर रहे हैं। तकरीबन 10-10 साल से मेरे साथ वो लोग जुड़े हुए हैं। हालांकि बुकमी को 7 साल हुए हैं, लेकिन जो माइक्रोपाथ सॉल्यूशंस है वो लोग जो है वो इधर मूव करके आए। सो 10-10 साल से भी लोग मेरे साथ जो है वो है वो, और वो उसमें मेजर अपना आप कह लो कि जो रोल है वो ये है कि वो साइबर वाली बॉन्डिंग है और पिछले वो ऑफिस वाली बॉन्डिंग। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग मेरे साथ जो है वो जो काम कर रहे हैं वो साइबर के हैं। कुछ वैसे भी एज अब कह लो सिटी फेलो होने की वजह से भी अप्रिशिएट किया अगर कोई साइबर का बंदा है तो उसको दूसरों में ज्यादा प्रेफर करें एज कम्पेयर टू जनरल जो कोई और बंदा हो। Sir, in your opinion, how the startups are going to take benefit through advanced technological developments in Pakistan, and what are the opportunities available for youth? जी शुभम, मैं एक थोड़ा सा ना इंटरप्ट करूं, मुझे मैसेज करेंगे नौरीन के उनको आवाज नहीं आ रही। आप लोगों को तो आई बिलीव सारों को सही आ रही है, मेरे ख्याल उनके कोई अपनी साइड पे कोई इशू है, राइट? जी सर, हमें आवाज आ रही है, ठीक है। मैं सर देखता हूँ। ओके, अच्छा बताइए दोबारा, सॉरी सवाल। जी सर। Sir, in your opinion, how the startups are going to take benefits through advanced technological developments in Pakistan, and what are the opportunities available for our youth? सही। सो यार, जो हम लोगों ने जब शुरू किया था उस टाइम पे कोई इंक्यूबेटर एक्सेलरेटर प्रोग्राम नहीं थे। करंटली देयर आर सो मेनी इंक्यूबेटर प्रोग्राम्स अवेलेबल, और जो सच पूछो तो हर बंदे को जो है वो कोई अच्छा कहने के स्टार्टअप जो है ना उसको होता है कि वो उसको मिल जाए। जी तो अगर आपके कोई स्टार्टअप में जान है या वाकई सीरियस हो उस चीज के लिए, तो ट्रस्ट मी देयर इज नो कैन से कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी या लैक ऑफ आप कह लो कि इंक्यूबेटर्स इन पाकिस्तान। अगर आपका आइडिया अच्छा तो आप किसी भी अच्छे से अच्छे इंक्यूबेटर में जा सकते हो, जाके वहाँ पे अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हो और उसके बाद फिर वहाँ से आगे मूव कर सकते हो। सो अपॉर्चुनिटीज ये तो ये हो गई। फिर उसके बाद देयर आर सो मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज एज वेल। गवर्नमेंट आपको बहुत आसान शराइत पे लोन दे रही है सपोर्ट करने के लिए, उसमें इतना रिस्क भी नहीं है, प्लेज भी नहीं कुछ करना पड़ रहा। सो वो भी है कि आप इनिशियल डेज में तो यार 5-10 लाख भी बहुत ज्यादा होते हैं आपके लिए, जी सर। शुरू वाले वो जो पीरियड होता है। फिर देयर आर सो मेनी अदर इंटरनेशनल प्रोग्राम्स अवेलेबल, लाइक फेसबुक का प्रोग्राम है स्टार्टअप्स के लिए, फिर अमेजोन का प्रोग्राम है। देयर आर सो मेनी अदर इंटरनेशनल ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल जो सपोर्ट करते हैं स्टार्टअप्स को। फेसबुक वाले प्रोग्राम में अगर आप एनरोल करते हो तो यू गेट सो मेनी कहने के आप उसमें जो है वो एड क्रेडिट्स हो गए, आपको दूसरे जो सर्विसेज हैं लाइक अमेजोन हो गया, ये आपके मेल चिम्प हो गया, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं उनके आपको क्रेडिट्स मिल जाते हैं। AWS जो अमेजोन है वो अपना खुद स्टार्टअप्स को जो है वो सपोर्ट करने के लिए उनका अपना प्रोग्राम है, वो भी आपको जो है वो सर्वर का एक बहुत बड़ा मेजर हम लोगों के लिए एक्सपेंस है। तो उसमें भी जो है वो क्या कहते हैं आपको सपोर्ट हो जाती है। सो देयर आर सो मेनी आई मीन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल। फिर स्टार्टअप ब्रांड फॉर एग्जांपल है, इसको फॉलो करो, इसमें भी जी देयर आर सो मेनी मतलब चीजें जो कि आती रहती है जी स्टार्टअप्स सर। के लिए। तो वो ये सारी चीजें जो है वो अवेलेबल एज लॉन्ग एज आप कीन हो उनको लर्न करने के लिए या उन चीज को एक्सप्लोर करने के लिए, तो अपॉर्चुनिटीज आर देयर। ठीक है सर। Sir, my next question is, in your opinion, what is the importance of mentorship in this journey, and what is the role of mentor in long-lasting journey? यार मेंटर्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज अच्छा इसमें भी ये है कि एक मेंटर आपको जो है ना वो बना भी सकता है और गिरा भी सकता है। जी एक मेंटर अगर आपको जो है वो सही गाइड करने वाला बंदा मिले तो आपको बहुत सारी जगहों पे, जैसे बुकमी के केस में कह लो तो इट्स अ सिंगल फाउंडर कंपनी,
जी सिंगल फाउंडर में यू नीड समबडीज एडवाइस कि क्या किया जाए, मतलब किस चीज़ को किस तरह से एनालाइज करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ऑल दैट। समटाइम्स बहुत सारी चीज़ें आप एज अ ह्यूमन बीइंग सोच रहे होते हो जो कि प्रॉब्लम सही नहीं होती, तो उसको बाउंस बैक करना जो है वो समटाइम्स इम्पोर्टेंट होता है कि दूसरे बंदे की भी राय ले ली जाए कि वो इस बारे में क्या सोच रहा है, उनके इस बारे में क्या ख्याल है। ठीक है इसलिए मेंटर्स आर इम्पोर्टेंट, लेकिन एट द सेम टाइम फाइंडिंग द राइट मेंटर और राइट पर्सन टू हेल्प यू और गाइड यू इज इवन मोर इम्पोर्टेंट। जी सर ठीक है सर सर now we will move to our question and answer session audience anyone can ask question and type in chat देख लें, अगर आप फॉर एग्जांपल फेसबुक लाइव के ऊपर आपके जी पास कोई क्वेश्चंस आए फैजान, तो मैं उनको एक्सेस जी जी खुरम जी बोले। जी जी खुरम बात करें, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा फैजान, बेसिकली मैं भी थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से छोटी सी एजेंसी से स्टार्ट लिया हुआ है, तो गाइडेंस बेसिकली आपकी ये चाहिए, चूंकि आप एंटरप्रेन्योर फील्ड से हैं, तो अभी हमें जो इनिशियल फेज में थोड़ा सा कह लें प्रेशर है, या थोड़ा सा हमें मुश्किल हो रही है कि हम लीड प्रॉपर जनरेट नहीं कर पा रहे, जो है अपने क्लाइंट्स को कॉल करते हुए, पिच करते हुए ना। सही। डिजिटल मार्केटिंग की बात करें आप? डिजिटल मार्केटिंग प्लस एसईओ, ब्रांडिंग, सच काइंड ऑफ ऑल सर्विसेज। देखिए खुरम, मैं अगर आपकी जगह होता और मैं गलत हो सकता हूँ, मैं हमेशा ही कहता हूँ हर बंदे का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। अगर मेरी मतलब बात जो है वो अगर आपको नहीं समझ आती, ऑब्वियसली आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपके केस में यार, अगर फॉर एग्जांपल मैं होता ना, तो मैं कहता कि मैं अपने आप से पूछता कि इसमें यूएसपी क्या है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं मार्केट से डिफरेंट कैसे हूँ, मैं क्या ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जो मार्केट नहीं कर रही, और वो मेरे क्लाइंट को पता होना चाहिए, या मेरा जिसको मैं सर्विस दे रहा हूँ उसको पता होना चाहिए ये वो चीज़ है जो सिर्फ फॉर एग्जांपल खुरम ही प्रोवाइड कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अब वो यूएसपी क्या है और उसकी क्लियर आइडेंटिफिकेशन कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फॉर एग्जांपल एसईओ तो 20 कंपनियां कर रही हैं, डिजिटल मार्केटिंग 20 कंपनियां कर रही हैं, आप क्या करें? अब उस यूएसपी को जो है ना वो बड़ा जरूरी है कि आप ना सिर्फ पहले तो आइडेंटिफाई करें, और अगर नहीं है तो उसको क्रिएट करें कि क्या यूएसपी होगी आने वाले टाइम में, हम क्या ऐसा यूनिक करें जो दूसरा नहीं कर रहा, और उसकी कितनी डिमांड है फॉर एग्जांपल, और उसकी फिर प्रॉपर उसकी मार्केटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी सोशल मीडिया एग्जिस्टेंस है या आपकी वेब के ऊपर एग्जिस्टेंस है, तो आप लोगों को उस प्लेटफॉर्म के थ्रू कम्युनिकेट करें अपनी उस चीज़ के बारे में, उस यूएसपी के बारे में, एंड देन ट्राई टू फाइंड कस्टमर्स। कन्वेंशनल वे से जाएंगे तो वो तो बीसियों हजारों कंपनियां सेम ही काम कर रही हैं, तो मतलब यूनिक क्या है? वेरी फाइन, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर को चैट में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जी जी जरूर देखिए। मैं वन बाय वन चैट वाले भी आंसर करता जाता हूँ। अच्छा ठीक है, मोहसिन पूछ रहे हैं हाउ टू मार्केट रिसर्च फॉर योर प्रोडक्ट, इज माय प्रोडक्ट गुड फिट फॉर द मार्केट? अच्छा, उसका मैंने मोहसिन पहले शुरू में बताया था कि आपको जो है वो बिल्कुल एक बेसिक चीज को मार्केट में थ्रो करना है जो इतनी इस हद तक काम कर रही हो कि एक पूरा प्रोसेस, एक जर्नी जो है वो कंप्लीट हो जाए। इन अदर वर्ड्स, जो कस्टमर को चाहिए वो उसको मिल जाए। एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल बुकिंग के केस में अगर उसको टिकट मिल रहा है एट द डे एंड, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है कि एक बंदा फॉर एग्जांपल फोन पे ले रहा है, या फॉर एग्जांपल अपना जो है वो उसको ईमेल पे फॉर एग्जांपल कर रहा है, कोई राइडर जाके उसको फिजिकल काउंटर से जाके ले रहा है, जिस तरह भी कर रहा है, एट द डे एंड कस्टमर को टिकट मिल रही है, उसका प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, उसकी नीड फुलफिल हो रही है, तो उस चीज को आप मार्केट में थ्रो करो और इवेंचुअली देखोगे कितने लोग उस चीज को पिकअप करें। अगर मार्केट उसको पिकअप कर रही है प्रॉपरली, मार्केट उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर रही है, देन go ahead, spend more money in marketing, spend more money in development of unique features and all, और फिर उसके ऊपर पैसा लगा के मजीद इंप्रूव करो।
पहले इनिशियली आप थोड़ा सा पैसा लगा के सिर्फ मार्केट को टेस्ट कर सकते हो कि आया आपकी चीज जो है वो लोग उस चीज को चाह भी रहे हैं कि नहीं. सो ये दैट्स हाउ वी डिटरमिन कि मार्केट को इस चीज की जरूरत है, और फिर उसके बाद हमने उसको जो है एक्सपैंड किया. एक और है जिस wanted to ask what sectors, industries do you see need for customer empowerment for future startups? यार देखो कस्टमर को तो वंस अगेन कस्टमर बड़ा वो है वेग सा और ओपन एंडेड सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जिस तरह भी एक्सप्लेन करके. जब भी आप कस्टमर को एम्पावर करोगे, जब भी आप अपने कस्टमर को मोर आप कह लो कि फील कराओगे कि वो मोर पावर में है. ऑब्वियसली वो किसको पावर अच्छी नहीं लगती अगर आप अगले को ज्यादा आप कह लो कि अथॉरिटी दे रहे हो. जैसे बुकमी के केस में फॉर एग्जांपल फेयर चूज करने की, सीट सिलेक्शन की, अभी और भी बहुत सारी चीजें जो है वो हम लोग कस्टमर्स को दे रहे हैं. सो ये जो कस्टमर को जब जाहिर है वो एम्पावर फील करेगा कि अगर कन्वेंशनल फॉर एग्जांपल टर्मिनल में मेरे पास ये फीचर्स नहीं है और अभी ये सारी फैसिलिटीज मेरे पास आ गई हैं, तो ऑब्वियसली वो आपके प्लेटफॉर्म पे स्टिक करेगा. वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, डजंट मैटर, जो भी प्लेटफॉर्म ये सारे फीचर्स दे रहा होगा कस्टमर, उसके साथ जो है वो मोर कह लें कि स्टिकीनेस ज्यादा होगी उसकी कस्टमर उसके प्लेटफॉर्म के साथ. वो डिपेंड मतलब ये मैटर नहीं करता कि कौन से प्लेटफॉर्म को एम्पावरमेंट की जरूरत है, कौन से को नहीं है. सबको जरूरत है, सबको ही कस्टमर को एम्पावर करना. जितना ज्यादा उसको एम्पावर करते जाएंगे उतना ज्यादा वो उसमें अपना कह लें कि मोर कंफर्टेबल फील करेगा. तो यार यहाँ मैं अपने हिसाब से चीज़ों को मोल्ड कर सकता हूँ. एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक की एग्जाम्पल ले लेते हैं. फेसबुक आपको अलाउ करता है बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ फीड में हाइड करने की, विजिबल कराने की. एक स्टेटस डालते हो उसको किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है, क्या है वो आपको एम्पावर कर रहा है कि यार आप डिसाइड करो, रादर के सब कुछ ही खुला है बस ठीक है जो मर्जी देख लो. सो प्रोफाइल हाइड करना, ये सारी चीज़ें, सो वो आपको एम्पावर कर रहा है. सो कोई भी प्लेटफॉर्म उसमें कस्टमर को एम्पावर करोगे तो वो ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगा उस प्लेटफॉर्म से. अच्छा उसके बाद आप यूजर आपको अच्छा आप शायद एआई के बारे में पूछना चाह रहे हैं. IA लिखा हुआ आपने. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी डोमेन है जिसको मोरलेस हर इंडस्ट्री के अंदर यूटिलाइज किया जा सकता है. इट्स नॉट नेसेसरी कि वो कोई स्पेसिफिक डोमेन स्पेसिफिक कोई एरिया हो. एआई को हर जगह पे आप यूज कर सकते हो. हम बुकमी के अंदर उसको बहुत सारे वेज में यूज कर रहे हैं. एक तो हम डाटा सेगमेंट्स बनाने के अंदर यूज करते हैं. बहुत सारे वेज में यूज है. मतलब आपको इवन अब इन फ्यूचर आपको ये भी नजर आएगा कि कौन सा ट्रिप जो है वो अगर फॉर एग्जांपल डायरेक्ट बस नहीं जा रही तो 2 या 3 बसेस को मिला के कोई रूट ऐसा बन जाए. सो वो भी एआई जो है वो भी प्लेटफॉर्म उसके अंदर प्ले कर रही है. जहाँ तक रही बात आपके कि हाउ वी व्हाट कोर्सेज शुड वी टेक, इफ यू हैव अ टेक्नोलॉजी या उसका आईटी का बैकग्राउंड, देयर आर सो मेनी ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल. कोर्सेरा को यूज कर लें आप. इवन यूट्यूब के ऊपर सो मेनी ट्रेनिंग वीडियोस पड़ी हुई हैं अगर आपने कोई पेड प्लेटफॉर्म नहीं यूज करना. बट अच्छा ये है कि वो पेड प्लेटफॉर्म यूज करके उसका पूरा कोर्स गो थ्रू करके वंस अगेन सारी चीज आती है आपको फिर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है. सो जो चीज आप लर्न करते हैं साथ साथ उसको एक्सपीरियंस में ऐड करते हैं. अच्छा उसके बाद है कैन यू शेयर लिटिल अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट द इनिशियल टेस्टिंग फेज ऑफ बुकमी. इनिशियल टेस्टिंग फेज ऑफ बुकमी, इनिशियल आई थिंक आप वो पूछना चाह रहे हैं वही प्रोडक्ट मार्केट फिट वाली बात. वो मैंने जिसको मतलब बताया कि बुकमी के अंदर हम लोगों ने सिंपल अपना बस के जो टाइमिंग्स थी वो अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करके, बहुत शुरू के दिनों की बात करूँ, ये साल एक के अंदर चेंज हो गया था फिर. बट पहले साल में बिल्कुल हम लोगों ने जो है वो बस की टाइमिंग्स और वो सारी चीज़ें वैसे ही, कोई बैकएंड इंटीग्रेशन नहीं थी, फ्रंट एंड से ही उनको जो है वो दिखा के कस्टमर को जो है वो विजिबिलिटी दी हुई थी और कस्टमर वो टिकट लेता था. उसकी जो है वो कैश ऑन डिलीवरी मेथड था. राइडर जाता था हमारे ऑफिस से बस टर्मिनल, वहाँ से बाय करके कस्टमर के घर पे जो है वो डिलीवर करता था और उससे पैसे लेता था. सो बिल्कुल एक बेसिक यानी कि उसका वो सारा था. अब तो अब विद इन 10 सेकंड्स आपकी टिकट स्क्रीन के ऊपर आ जाती है. सो लेकिन उस टाइम पे जो है वो कोई सीट सिलेक्शन नहीं थी, ये सारी चीज़ें नहीं थी. विद टाइम डेवलप हुई. और उसके लिए ऑब्वियसली सीट सिलेक्शन के लिए पहले ज़रूरी ये है कि आपकी एंड टू एंड इंटीग्रेशन हो, बस कंपनी का पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो, हर टर्मिनल ऑनलाइन हो, ताकि आपको नज़र आ रहा हो कि कौन सी सीट अवेलेबल है.
जब तक आपको ये नहीं पता कि सीट अवेलेबल कौन सी है तब तक आप उसको बेच कैसे सकते हैं। सो अच्छा आगे चलते हैं ब्लॉकचेन के बारे में। अच्छा ब्लॉकचेन बहुत ज़्यादा वो है, ये भी कह लेंगे आने वाले टाइम में पोटेंशियली बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगा। आने वाले प्रॉब्ली इन नेक्स्ट 5-6 ईयर्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएगा। अभी करंटली खैर पाकिस्तानी मार्केट को देखा तो शायद हम उससे थोड़ा सा दूर है। हमने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था बुकमी के अंदर ब्लॉकचेन बेस्ड, लेकिन प्रॉब्ली इसकी डिमांड आने वाले कोई 5-6 साल 10 साल में आएगी। बट डेफिनेटली आई मीन अपने आप को स्किल से इक्विप करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई वो नहीं है। मतलब मैं उसका ये नहीं हूँ कि अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ इट विल टेक सम टाइम। उसके बाद आगे हाउ कैन यू इवैल्यूएट आवर आइडिया, हाउ कैन यू टेस्ट इट, चेक द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द आइडिया। आई थिंक वही बात फिर वंस अगेन प्रोडक्ट मार्केट फिट वाली आ रही है कि सो आप जब तक उसको एक चीज़ को मार्केट में थ्रो नहीं करेंगे। मार्केट में थ्रो करने का मतलब ये है कि आप एक चीज़ को प्रॉपरली इंटरनेट के ऊपर जो भी आपकी मीडियम है कस्टमर को सर्विस डिलीवरी का, उसके ऊपर जब तक आप उसको डालेंगे नहीं, लोगों को अपना बताएंगे नहीं कि आपकी ये सर्विस है जो आप ऑफर कर रहे हो, और आपके पास जब तक रियल कस्टमर्स नहीं आएंगे और रियल कस्टमर्स को आप एंटरटेन नहीं करोगे, तब तक आपको ऑब्वियसली नहीं पता चल सकता कि आपका आइडिया कितना प्रैक्टिकल है या आपके कितना जो है वो क्या आइडिया ठीक है नहीं है। वो तो रियल लाइफ सिनेरियो में जाके ही पता लगेगा, उससे पहले नहीं पता लगता। सो आप सर्वे कर लें, कुछ कर लें, इवेंचुअली वो जब तक आप रियल लाइफ सिनेरियो से नहीं गुजरेंगे आप नहीं उसको मतलब उस एग्जैक्ट आइडिया आपको नहीं होगा तब तक। अच्छा डाटा एनालिसिस इन एनी इंडस्ट्री, यार देखो जब आपके पास फॉर एग्जांपल जाहिद पूछ रहे हैं, अच्छा जाहिद देखो जब तक आपके पास उसको ऐसे कह लो कि जब तक आपके पास जो है ना वो एक बड़ा लार्ज डाटा सेट नहीं होगा तब तक आप डाटा को एनालाइज नहीं कर सकते। इनिशियल बिगिनिंग डेज में तो आपको थोड़ा सा अंदाजे से ही लेके चीज़ों को चलना पड़ता है। उसके बाद विद टाइम आपके पास जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी इमर्ज होना शुरू हो जाती हैं जहाँ पे आप उनको एनालाइज करके उनकी बेसिस पे प्रिडिक्टेबिलिटी और बाकी सारी चीज़ें जो है वो आप ऐड करते हो। जैसे मेरे बैकग्राउंड में आप अगर ये देखो तो ये स्क्रीन के ऊपर जो है आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, कोई चीज़ें नज़र आ रही हैं। सो बेसिकली क्या है, ये वही डाटा है जो हम एनालाइज कर रहे हैं। क्या सेल है, क्या प्रोडिक्शन है, मंथ का क्या टारगेट है, कौन कितना परफॉर्म कर रहा है, कस्टमर की क्या लाइफ टाइम वैल्यू जा रही है, कितनी एक्विजिशन कॉस्ट जा रही है, कितना हम स्पेंड कर रहे हैं, कितना रिटर्न आ रहा है। सारी चीज़ों की पूरा एक जो है वो डाटा का एनालिटिक्स का प्लेटफॉर्म बनाओ। लेकिन ये तभी होता है जब आपके पास कोई डाटा सेट अवेलेबल हो। सो इनिशियली तो आपको वो डाटा सेट नहीं मिलेगा, वो आपको खुद ही क्रिएट करना है, और उसके बाद वो विद टाइम जो है वो आपके पास जो है वो ज़्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन आती जाएगी जिसको आप अपना जो है वो इम्प्लीमेंट करके एनालाइज करके चीज़ों को उसके हिसाब से इम्प्रूव या जिस तरह भी करना है वो चेंज करोगे। अच्छा एक जी people say that we should not share our idea with anyone else. What do you think? यार डिपेंड करता है। तो एक बहुत ही कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लग रहा है पूरी दुनिया में शायद आपके पास ही है और किसी के पास, अच्छा ऐसी चीज़ ना शेयर करो। लेकिन फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी ऑफ द टाइम में 99.99% केसेस में ऐसा नहीं होता। एज अ ह्यूमन बीइंग हम समझ रहे होते हैं शायद हमें ही पता है, बट जब आप बाहर निकलोगे 200 लोगों को भी सेम ख्याल या सोच आई हो। सो बेहतर ये होता है कि ऑलवेज जाके अपना आइडिया दूसरे के साथ शेयर करो, जो रीजनेबल ट्रस्ट वर्दी बंदा हो उससे जाके मशवरा ले लो, और कोशिश करो कि वो बंदा हो जिसको कोई इस तरह की चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो और वो अपने काम से काम रखने वाला बंदा हो, या ज़्यादा वो कंटेंट आदमी हो जो कि जिसको शौक ना हो कि यार मैं ये भी मंगा लूँ वो भी लूँ। तो ये तो ऐसे बंदे को कोशिश करो कि जाके पूछो कि यार ये चीज़ है इसको किस तरह से देखा जाए। आपके जो है वो जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा आपको उसमें फीडबैक मिलेगा, इम्प्रूवमेंट के आपको जो है ना वो मौका मिलेगा। शबाज के अलावा कोई हमारे पास कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम शहबाज। ओके सो मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि आपने जिस तरह बताया कि शुरू में जब आपने आज से 7 साल पहले स्टार्ट किया तो उस वक्त पेपर वर्क चलता था फॉर बुकिंग पर्पस। तो अब अगर आज के दौर में आज के डे पे हम एनालाइज करें कि bookme.p के या आपका जो फूड पांडा है इसकी कंज्यूमर मार्केट हर घर में मौजूद है।
ट्रैवलिंग हर बंदे ने करनी है, अगर फूड पांडा की बात करें तो हर बंदे ने ऑर्डर मंगवाना है। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट कोई निश स्पेसिफिक हो, मार्केट स्पेसिफिक हो, तो उस केस में आज भी वही इशू है कि लोग आपको वो बजट नहीं पे करते फॉर द प्रोडक्ट। जो एक्चुअल कॉस्ट है ऑब्वियसली डेवलपमेंट है या उसकी मार्केटिंग है या उसकी मेंटेनेंस है, ऑब्वियसली सर्वर मेंटेन करने होते हैं, डेवलपमेंट है, मार्केटिंग है, वो उसके अंदर से कवर नहीं होती। जब आप एक मिनिमल प्राइस रेंज लेके मार्केट में एंटर होते हो तो आप अपने कस्टमर्स को उसको पिच करते हो, तो कस्टमर्स का फर्स्ट कंसर्न यही होता है कि प्राइस ज्यादा है, हम जो कर रहे हैं पेपर वर्क इट्स ओके, हमारा काम चल रहा है, व्हाई शुड वी पे मंथली दैट मच। अगर देखा जाए तो आज भी पाकिस्तान मतलब पूरी दुनिया से इसी चीज में लैग कर रहा है कि आपकी जो लोकल मार्केट है वो इस फेज से अभी तक बाहर नहीं निकली। यार उसमें ये है कि सबसे पहले तो ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना कि आपकी जो, अब उसको ऐसे कह लें कि कितनी ज़्यादा जो है वो मार्केट का साइज कितना बड़ा है, कितने लोगों को सर्विस की ज़रूरत है। अगर आपकी सर्विस फॉर एग्जांपल एक बहुत छोटा सेगमेंट है मार्केट का और उसको सिर्फ चाहिए, आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ गुड आइडिया टू स्टार्ट और एंटर इनटू दैट मार्केट सेगमेंट। ट्राई करो कि आपकी मार्केट जो है ना वो करोड़ों में हो और डेली उसका लाखों में यूजर हो, तभी आप जाके कोई $1 बिलियन कंपनी बना सकोगे। अगर एक बहुत नीच सेगमेंट है, बहुत छोटा सेगमेंट है मार्केट का, सो हम वो फिर कन्वेंशनल उस बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, वो प्रॉब्ली एक यूनिकॉर्न की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम लोग एक बड़े $1 बिलियन पहलों के स्टार्टअप की तरफ नहीं जा रहे। सबसे ज्यादा जरूरी होता है जब आप कोई चीज देख रहे हो, सोच रहे हो, आइडिया के स्टेज पे उसको एनालाइज करो कि इसकी मार्केट कितनी बड़ी होगी। अगर उसकी मार्केट करोड़ों में नहीं है, लाखों में नहीं है, तो आप उसको अवॉइड करो अपना कि जी ऐसी मार्केट के अंदर ना एंटर करो। मार्केट उसको देखो जो करोड़ों में लोगों की नीड हो। उबर है फॉर एग्जांपल, करोड़ों लोगों की, अरबों लोगों की नीड है। बुकमी के एग्जांपल ले लो, डेली तकरीबन को 5-5.5 लाख बंदा बसों में ट्रैवल कर, करोड़ों लोगों की नीड है। फूड पांडा देख लो, करोड़ों लोग पाकिस्तान में खाते हैं, दूसरे मुल्कों में खाते हैं खाना। सो हर जो आप बड़ी कंपनी देखोगे उसकी कस्टमर बेस करोड़ों के अंदर होगी। माइक्रोसॉफ्ट है, हर बंदे ने लैपटॉप रखा हुआ है, उसके अंदर विंडोज चल रही, उसका लाइसेंस परचेज हुआ, करोड़ों के अंदर वंस अगेन मार्केट है। सो जितनी भी बड़ी कंपनियां देख लो, तो मुझे एक कंपनी आप एक नहीं गिनवा के दे सकोगे जिसके 10 क्लाइंट और को यार ये तो $1 बिलियन कंपनी नहीं। कंज्यूमर फोकस्ड कंपनी जब तक करोड़ों में उसकी नीड नहीं होगी लोगों की, वो नहीं बड़ी कंपनी बन सकती। सो अगर बहुत थोड़ी नीश मार्केट है तो उसको बिल्कुल अपना जो है ना, अब उसको ऐसे समझ लो कि उसको आप कन्वेंशनल बिजनेस तो चला लोगे लेकिन वो एक बड़ी कंपनी नहीं बन सकती। अच्छा, यासिर कह रहे हैं शुड वी स्टार्ट वर्किंग ऑन आइडिया राइट आफ्टर द डिग्री और इट इज रिकमेंडेड टू वर्क इन द मार्केट फॉर सम एक्सपीरियंस। मेरी इसमें ना बड़ी थोड़ी सी कह लो कि सख्त किस्म की राय है। वो ये है कि मैं खुद स्टूडेंट लाइफ के अंदर मैंने शुरू कर दिया था काम। जब मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ कंप्लीट की तो मेरे पास 6 लोग काम कर रहे। लोग उस टाइम मेरे सीनियर थे मेजॉरिटी, जिनको मैंने हायर किया हुआ था, और मेरे साथ वाले लड़के जॉबें ढूंढ रहे थे और मैं 6 लोगों को नौकरी पर रखा हुआ था। सो मेरे साथ वाले जो कुछ लोग थे ना, वो कहते थे कि हम लोग ना 1-2 साल मार्केट में यार एक्सपीरियंस लेके ना फिर आएंगे, फिर अपनी कंपनी शुरू करेंगे, फिर हमें ज्यादा पता होगा कि किस तरह करना है सारा काम, ये वो। तुझे ना अभी आइडिया नहीं है, हम पहले 2 साल ना मार्केट में लगा के फिर अपनी कंपनी शुरू करेंगे, करनी अपनी है लेकिन मेरा 2 साल में जरा एक्सपीरियंस ले ले। हुआ क्या, वो सब आज भी जॉब करें और प्रॉब्ली मैं ही हूँ जिसने अपनी कंपनी बनाई है। सो आपके ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद टाइम इतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है कि जॉब जब आप एक बार शुरू कर लो, आपका एक फिक्स्ड एक्सपेंस उस हिसाब से बढ़ जाता है, आप उससे पीछे फिर नहीं आ सकते। ये उससे पूछो कि जिसकी
फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की तनख्वाह लगी और उसको कोई कहे कि 20,000 पे काम कर लोगे तो वो नहीं करेगा। लेकिन अगर वो उसकी कभी लाख रुपए की तनख्वाह लगी ना हो, उसकी स्टार्ट ही 20,000 से हो, तो वो डेफिनेटली 20,000 पे मैनेज भी करेगा, खुश भी होगा उसको। ये डिपेंड करता है कि आपने अपने आप को किस तरह से मोल्ड किया है, अपने एक्सपेंसेस को, अपने लाइफस्टाइल को किस तरह मोल्ड किया। जब आप एक सर्टन उस चीज तक पहुंच जाते हो तो रिवर्सल नहीं है। तो फिर स्टार्टअप तो बेसिकली कॉल करता है जीरो तो बिल्कुल काम करना, और प्रॉब्ली 2-3 साल 4 साल 2-3 साल मिनिमम तो कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं आना। सो कैसे सरवाइव करोगे बगैर पैसों के। और जो जॉब वाले होते हैं वो तो हर महीने की एक सैलरी के आदी हो चुके होते हैं, वो दोबारा वापस नहीं आ सकते वहां से। तो इसलिए मेरा उसमें ये है कि जब आप यूनिवर्सिटी में हो, स्टार्ट लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज। डिग्री करने के बाद कंपनी बनाओ, फेल हो जाएगी कोई मसला नहीं, मेरी भी फेल हुई है, मैंने भी क्लोज करके दूसरी जो है वो कंपनी स्टार्ट की हुई है। बट इवेंचुअली आपका जो है वो एक्सपीरियंस आपको आ जाता है जो अगली कंपनी में आपको मजीद हेल्प करता है। सो मेरे लिए ये दूसरी कंपनी है, बुकिंग पहली कंपनी नहीं। और कोई इसके अलावा हमारे पास लास्ट 2 मिनट्स हैं, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी आदिल बोले आप, माइक अनम्यूट करें। अच्छा वो शहबाज जी ओके सो मेरा क्वेश्चन एक और ये भी है कि जैसा कि आजकल का इस वक्त जो कोरोना की वजह से एक डाउनफॉल चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम का एक सिस्टम चल रहा है, और दूसरा ये कि अगर मैं छोटे लेवल पे बात करूं, लाइक साहिवाल के अंदर अगर हम लोग अपना स्टार्टअप, वी कैन नॉट से अ फ्रीलांसिंग कंपनी एज अ स्टार्टअप, ऑब्वियसली वो एक फ्रीलांस बेस्ड वर्क आपको बाहर से आ रहा होता है। गाइस कैन यू, शिवल अगर आप शान सारे का नहीं अपना पता। आज अपने कपड़े बहुत अच्छे पहने, ब्यूटीफुल लग रही जी हैं आज शान का नहीं पता। जी सर। ओके सो मैं ये कह रहा था कि साहिवाल के अंदर अगर आपकी एक फ्रीलांस बेस्ड कंपनी है तो ऑब्वियसली हम उसको स्टार्टअप तो नहीं कह सकते, लेकिन छोटी सिटी लाइक साहिवाल के अंदर हम लोगों को एक इशू ये फेस आता है कि रिसोर्स हमें जो है ना वो नहीं मिलता। अच्छा रिसोर्स काम करने वाला जो आपके साथ टिक के काम करे, इवन अगर आप उसको एक अच्छी अमाउंट, अच्छी सैलरी आप उसको ऑफर कर रहे होते हो तो तब भी। तो इस तरह के केसेस के अंदर जब आप रिमोट रिसोर्सेज की तरफ जाते हो तो हम लोगों को एक इशू ये फेस होता है कि वो आपको इतना डेडिकेटेड पर्सन नहीं मिलता। अगर कोई डेडिकेटेड रिमोट रिसोर्स है तो उसके जो पर आवर रेट्स हैं या जो उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर आपके पास एक लिमिटेशन है कि राइट नाउ आप साहिवाल से लाहौर शिफ्ट नहीं कर सकते, तो आप क्या रेकमेंड करते हैं कि व्हाट वुड बी द बेस्ट प्रैक्टिस? सही, दो चीजें उसमें, एक तो पर्सपेक्टिव ये है कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल नहीं मिले तो उसका क्या, और दूसरा अगर नहीं शिफ्ट कर सकता तो उसका क्या। तो पहला ये है कि जो फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स वाली बात मुश्किल है, बट आपको रिसोर्स मिल जाता है। मैंने खुद रिसोर्स यार हायर किया साइबर में, कंपनी सॉफ्टवेयर हाउस चलाया हुआ है और अच्छा खासा हमारा बिजनेस होता है। 35-40 लोग थे हमारे साथ काम कर रहे थे। उसकी सर्टन रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल हैं, क्योंकि मार्केट से जो बंदे उठाते हैं वो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते, तो हम 6 महीने पहले उनको खुद ट्रेन करते थे और उसके बाद उनसे काम लेते थे। हम लोग वीयू के बंदे भी हायर करते थे। कॉमसेट्स तो उन दिनों बिल्कुल, अभी कह लो कि पहला बैच भी ग्रेजुएट नहीं हुआ था, मैं उस वक्त की बात करूँ तो वीयू से लड़के उठा लेते थे कुछ, और अपना लड़के जो CS वगैरह करके इधर उधर से आए हुए थे उनको उठा लेते थे, उनको अपना जो है वो ट्रेन करते थे, पर उसके बाद उनसे काम लेते। बट मिल जाता, रिसोर्स मिल जाता। जो रही बात हाँ दूसरी वाली की, अपना जो है ना मूव ना करने वाली, देखो यार अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे तो चीज़ें जो है ना, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में, इजी जोन में रहोगे तब तक ना चीज़ें उस तरह से नहीं, आप कह लो कि उतनी इम्प्रूवमेंट या उस तरह से चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। ये आजमाई भी बात है, जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर साइबर में बैठा होता तो बुकिंग आज नहीं होती यहाँ पे। निकल के ही जो है ना आपको कह लो कि अपने कंफर्ट जोन से निकल के जो है ना वो, क्योंकि बंदा फिर बंदे के लिए चीज़ें उतनी आसान नहीं रहती, फिर बंदा उसके लिए मेहनत करता है, भागता है। तो कंफर्ट जोन से निकलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और है अहमद का हॉकैन,
मोस्ट ब्लॉकचेन यार बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। दूसरा यूट्यूब सबसे अच्छा आजकल तो सोर्स है इंफॉर्मेशन का, वहाँ से जनरल इंफॉर्मेशन ले लो और फिर उसके बाद आप उसकी जो है वो कोर्सेज जो है वो कर लो। बहुत सारी ऑनलाइन अपना जो है वो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहाँ पे आप कर सकते हो। शहबाज आई थिंक क्लोज करते हैं। जी सर। मैं क्लोजिंग बस अपना ये कि यार थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। साहिवाल वालों से अपना जो है वो बात करके खुशी होती कि यार अपना जो है ना अपने शहर के लोग हैं, अपने सारे अपना जो है वो हम लोग भी यहीं से उठ के आए हुए हैं। अंडर एस्टिमेट नहीं करो अपने आप को कभी भी, ये ना सोचो कि आप नहीं कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ यार तो आप लोग भी कर सकते हो और मेरे से बहुत अच्छा कर सकते हो। सिर्फ ये है कि अपने आप को कभी भी फैमिली या बाकी हम लोग जनरली हमारे जो उधर के कस्टम ट्रेडिशन है उनके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है एंटरप्रेन्योर्स की या स्टार्टअप्स की। वो इन चीज़ों को नहीं समझते कि भाई अपना जो है ना क्या कहते हैं ये किस तरह से सारी होती हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्टअप क्या है तो एंटरप्रेन्योर क्या है, ये वो सारा फैमिली आपको नहीं करेगी कभी भी इस मामले में सपोर्ट। एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अपने आप को रेडी रखो कि हाँ ये एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होनी और मुझे अपना जो है ना रास्ता खुद निकालना है, जिस तरह से भी निकाल सको। मैंने अपने बाप से जो है वो बोला था कि भाई से बोला था कि मुझे आप ना 2 साल दे दें, मैं अगर अपने आप को 2 साल में ना प्रूव कर सका फिर आप जो कहेंगे मैं वो कर लूँगा। लेकिन अगर मैं 2 साल में अपने आप को प्रूव कर लिया तो फिर आपको मैं जो कहूँगा फिर आप वो करेंगे। तो इसलिए वो एक आपस में जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग बंदा बना लेता है बाप के साथ कि यार अगर आपको फॉर एग्जाम्पल मैं ना कर सका, हालांकि मैं बहुत कोई शय नहीं बन गया था 2 साल में, कोई ना को बहुत ज्यादा प्रूव कर लिया था, लेकिन उनको ये हो गया था कि नहीं चलो कुछ ना कुछ कर रहा है। शुरू में बिल्कुल अपना जो है ना वो समझ नहीं आती वाकई कि अपना क्या है एंड ऑल दैट। पेरेंट्स की होती है आप एमएस कर लो, अब फलां जॉब कर लो, ये कर लो, वो कर लो, घर के हालात ऐसे हैं। वो पहले एक दिन गिन रहे होते हैं कि आप कब पढ़ के आओगे तो आप जो है वो घर में अपना हिस्सा डालना शुरू करोगे, घर के खर्चे में आप शेयर करोगे नॉल। वो अगर आप वैसे ही थोड़ा थोड़ा घर वालों को सपोर्ट कर रहे हो सारे के अंदर, वो आपसे नहीं पूछेंगे आप क्या कर रहे हो। ये प्रीटी मच इट। बाकी अपना जो है ना क्या कहते हैं उसको, हाँ यार बिल्कुल मैं जट हूँ। अगर आई डोंट नो कि आपको कैसे पता, लेकिन हाँ बिल्कुल मैं जट हूँ। सर थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया और हमारे साथ जो है ना अपना वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयर किया। हम इंशाल्लाह आपसे और भी मज़ीद सीखते रहेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच ऑल आवर अटेंडेंट्स। थैंक यू।